मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड इतिहास के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा निर्धारित सिलेबस में बीए पार्ट सेकंड इतिहास फर्स्ट के प्रश्न पत्र का नाम मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, जिसका हम समग्र अध्ययन करेंगे। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो काल निर्धारित किया गया है वह 1000 से 1761 ईस्वी के बीच का रखा गया है। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास को कालखंड व अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में सामान्यतः बांटा गया है। प्रथम भाग में, जिसका कि हम अध्ययन गत कक्षा में कर चुके हैं, वह है प्राचीन भारत का इतिहास। गत कक्षा में हमने भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल से लेकर, या कहें कि प्राचीनतम काल से लेकर 1000 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन किया है। और उसके अंतर्गत हमने देखा कि भारतीय इतिहास का, जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो काल था, उसमें हर्षवर्धन के पतन के बाद भारत में अनेकानेक राजपूत राज्यों की स्थापना हुई, जिसको संपूर्ण रूप में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। और उस राजपूत युग में के अध्ययन के अंतर्गत हमने देखा कि भारत में अनेक राजपूत राज्य स्थापित हुए, लेकिन उन राजपूत राज्यों में एक जो सामान्य दोष था वो यह था कि प्रत्येक राजपूत राज्य अपने अपने राज्य तक सीमित था। अपने अपने अहंकार व पारस्परिक प्रतिशोध की भावना से उनके आपस की लड़ाई और उस समय का जो राजनीतिक परिवेश था, उसका फ़ायदा उठा कर के विदेशी ताकतों ने भारत में आक्रमण करना शुरू किया। और उन विदेशी ताकतों में सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। मैं आपको यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अरबी लोग इस्लाम के ही अनुयायी थे। इस्लाम की स्थापना के बाद अरब में व मध्य एशियाई देशों में बहुत तेज़ी से इस्लाम का विस्तार हुआ था। और उसी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत अरबों ने भारत पर भी आक्रमण करने के बारे में अपनी योजना बनाई थी। यद्यपि अरबों का आक्रमण
भारत में कोई अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सका। और आप ये जानते हैं कि अरबों का बहुत सीमित रूप में आक्रमण व सीमित क्षेत्र में ही अरबों का साम्राज्य भारत में स्थापित हो पाया। हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में भारत के सिंध और मुल्तान क्षेत्र में अरबों का आक्रमण हुआ और वहाँ अरबों ने वहाँ के हिंदू राजा को परास्त करके अपना आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन उसके बाद अरब भारत में आगे की ओर अपने विस्तारवादी नीति का अवलंबन नहीं कर पाए। उसका मुख्य रूप से कारण ये माना जाता है कि भारत में जो बहुत बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र था उसको पार करके उन्होंने भारत में आक्रमण करने का साहस नहीं किया और मुल्तान और सिंध तक ही उनका साम्राज्य सीमित होकर के रह गया। लेकिन तदंतर हमारे देश पर जो इस्लामिक आक्रमण हुए वो अरबी आक्रमण से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और उनमें तुर्क आक्रमणकारियों का अध्ययन हम करेंगे। हम ये जानते हैं कि भारत में अरबी आक्रमण के बाद जो दूसरा प्रमुख इस्लामी आक्रमण हुआ वह महमूद गजनवी का आक्रमण था। महमूद गजनवी ने भारत के पंजाब और उत्तर पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में खैबर और बोलन के दर्रों के रास्ते से पंजाब में प्रवेश किया और बहुत तेज़ी से भारत के अंदरूनी भागों में प्रवेश करके उन्होंने भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों को परास्त करके वहाँ से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया और भारतीय धर्म संस्कृति को काफ़ी हानि और क्षति पहुँचाई। महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में आक्रमण करने का प्रमुख रूप से धन प्राप्त करना ही माना जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। इस बात को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि महमूद गजनवी जब भी भारत में आक्रमण करने के लिए आता, क्योंकि उसने अनेक भारत पर आक्रमण किए और वह बहुत तेज़ी से भारत पर आक्रमण करता, किसी भी क्षेत्र में आक्रमण करता और वहाँ से धन संपत्ति प्राप्त करके वहाँ के मंदिरों का विनाश करके वहाँ जनसंहार करके लोगों में अपना भय उत्पन्न करके वहाँ लूटपाट करके और अपना धन प्राप्त करने का जो उसका मूल उद्देश्य था उसको सिद्ध करके वापस लौट जाता। महमूद गजनवी ने भारत में अनेक आक्रमण किए, उन सब का विस्तृत वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 998 ईस्वी से ही भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण प्रारंभ हुए और 1027 तक महमूद गजनवी निरंतर कुछ समय के अंतराल पर भारत पर आक्रमण करता रहा। सबसे प्रसिद्ध जो महमूद गजनवी का आक्रमण था भारत पर वह सोमनाथ का आक्रमण था। कहते हैं कि सोमनाथ में उसको अपार संपत्ति प्राप्त हुई, क्योंकि सोमनाथ में बहुत विशाल और प्रसिद्ध शिव मंदिर था और उसकी मान्यता बहुत दूर दूर सुदूर क्षेत्रों तक थी। और प्राचीन भारतीय संदर्भ में हम ये बात जानते हैं या आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि मंदिरों में बहुत ज़्यादा सोना, चांदी, रत्न, आभूषण और संपत्ति जमा रहती थी, क्योंकि भारतीयों की यह धार्मिक प्रवृत्ति का ही एक हम यह प्रभाव देख सकते हैं कि मंदिरों को बहुत ज़्यादा दान में संपत्ति लोग प्रदान करते थे, संपत्ति दान देते थे और मंदिरों के पास बड़ी मात्रा में धन संपत्ति रहती थी। और इस प्रकार महमूद गजनवी ने वहाँ से असंख्य मात्रा में सोना, चांदी, रत्न, आभूषण और बहुत सारी संपत्ति प्राप्त की और कहते हैं कि वो इतना लूट का सामान यहाँ से लेके गया कि उसके बाद जितने साधन या जितना माल वह यहाँ अपने वाहनों पर लाद सकता था लाद करके ले गया और किसी ने उसका
कोई विशेष प्रतिरोध नहीं किया। उसने बहुत आसानी से अपने उद्देश्य को प्राप्त किया, नरसंहार किया, मंदिर को भी क्षति पहुंचाई और अपना उद्देश्य पूरा करके वापस लौट गया। इस प्रकार महमूद गजनवी भारत में आया और लूटपाट करके चला गया। उसके बारे में कहा जाता है कि वह केवल धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही भारत में आक्रमण करता था। साम्राज्य प्राप्त करने का उसका कोई इरादा या लक्ष्य नहीं था। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख तुर्क आक्रमणकारी भारत में आया, उसका नाम मोहम्मद गोरी था। और मोहम्मद गोरी के बारे में आपने सुना होगा कि मोहम्मद गोरी वह मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय किया था। मोहम्मद गोरी ने भारतीय परिस्थितियों को समझा, उनका अध्ययन किया और एक पूरी योजना बना करके उसने भारत पर आक्रमण किया। जिस समय मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर रहा था, उस समय भारत में एक बहुत बड़े राजपूत राज्य चौहान वंश का शासन था और पृथ्वीराज चौहान नाम का प्रसिद्ध शासक दिल्ली से अजमेर तक के क्षेत्र में साम्राज्य कर रहा था। स्वाभाविक था कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करना था। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही वीर और शक्तिशाली और बड़े साम्राज्य का स्वामी था। दोनों के मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक था और सन 1191 में तराइन के पहले युद्ध में, क्योंकि तराइन में 2 युद्ध हुए हैं, तो 91 में जो तराइन का युद्ध हुआ उसको हम तराइन का पहला युद्ध के नाम से जानते हैं। और उस युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य बहुत ही भयंकर और घमासान युद्ध हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और उसको अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। यहाँ ये कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, या पृथ्वीराज चौहान पर यह दोषारोपण किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया और शत्रु को समाप्त नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान अपनी विजय से संतुष्ट होकर के विजयोत्सव में मशगूल हो गया और उधर मोहम्मद गोरी अपनी पराजय के प्रतिशोध का बदला लेने के लिए निरंतर तैयारी करके 1 साल बाद ही दोबारा भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। और चूंकि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सीमाओं का समुचित प्रबंध नहीं किया था, और या यूँ कहें कि वह मोहम्मद गोरी के आक्रमण से कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाया था, और यही कारण था कि मोहम्मद गोरी ने पूरी तैयारी के साथ दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। और इस बार जो युद्ध हुआ वह पुनः तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी में हुआ, जिसको तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम तराइन के पहले युद्ध के परिणाम से भिन्न रहा और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में विजयी रहा। और इसलिए तराइन के द्वितीय युद्ध को हम एक इतिहास के युगांतकारी युद्ध के रूप में मानते हैं, क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। यद्यपि मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस चला गया, लेकिन यहाँ अपना एक प्रतिनिधि जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने यहाँ छोड़ दिया और उसको अपने विजित क्षेत्रों का स्वामी बना करके, शासक बना करके वह वापस अपने प्रदेश गौर को लौट गया। और समय समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे अपनी विजयी अभियानों द्वारा भारत के अन्य राजपूत क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में अपनी विजय पताका फहरा करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना को और आगे बढ़ाया। और जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, तो चूंकि मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों में विभाजित हुआ और भारत स्थित साम्राज्य जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक किया और यहीं से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।